गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीटेट 2020 की तैयारी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट तथा पैडागोजी। ठीक है, तो दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के अंदर हम सीखने के जो सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग्स, वो पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जो है हमने आपका थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी वो डिस्कस की थी। ओके, तो उससे आगे की जो थ्योरीज है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसीलिए आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम जैसे KVS, NBS, आपका सीटेट, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब बिना किसी समय को गवाए हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत जो है वो डेवलप, उनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें मैंने आपको थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उन्होंने अपना जो प्रयोग है उस पर क्या किया। उसमें बिल्ली को भूखा रख के उसके आगे मछली का टुकड़ा दिखा के कैसे उससे जो है बिल्ली ने क्या किया, अपने सोच के द्वारा उस मछली के टुकड़े को प्राप्त किया। और उसके आधार पर उन्होंने जो 3 नियम बताए थे, कौन कौन से? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, फिर लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये 3 नियम भी उन्होंने इसके आधार पर बताया, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो है आपका पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव, ठीक है ना। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया अनुबंधन, इसका और नाम क्या क्या है? अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। अगर ये कहीं पे आएगा तो उसका मतलब भी यही है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम से आता है CR थ्योरी। CR थ्योरी का मतलब है आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है ना। CR का मतलब है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, CR थ्योरी, ठीक है। तो ये है आपके पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो पावलोव है उन्होंने क्या किया, जो है वो उद्दीपन या स्टिमुलस के माध्यम से जो अनुक्रिया होती है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है और कैसे जो है वो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है वो अस्वाभाविक, कभी कभी क्या होता है स्वाभाविक जो है प्रतिक्रियाएं देने लग जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब उसके लिए सबसे पहले हमें उनके जो प्रयोग है उसको समझने की जरूरत है। तो जो उन्होंने प्रयोग किया अपना, वो एक किया भूखे कुत्ते पे। भूखे कुत्ते पर कुत्ते को उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे कि इससे पहले वाले प्रयोग में थॉर्नडाइक ने किया था वैसे ही लगभग इसमें है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि ये भी एक जो पावलोव थे, क्योंकि वो खुद में एक चिकित्सक भी थे, तो उन्होंने क्या किया था, इस कुत्ते का जो है लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। और उससे क्या होता था कि वो जो लार ग्रंथि थी उसको कनेक्ट कर दिया था अपने एक तरह से उपकरण से, जिससे कि क्या कर सकते थे, जितना भी उस कुत्ते का जो लार होगा वो क्या होता है उसको वो कलेक्ट किया कर सकते थे, उसका कैलकुलेशन कर सकते थे कि कितना लार आता है, ठीक है ना। अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ अंदर कुत्ता है, डॉग, ठीक है ना, और इस डॉग को बांध के रखा हुआ है। अब इस डॉग के सामने जैसे भोजन आता है तो कुत्ते के मुंह में क्या होता है, लार आता है। जाहिर सी बात है, जब भोजन आएगा तो उसके मुंह में क्या आएगा, लार आएगा। और उस लार को क्या किया, फिर वो
उसमें चेक कर लेते थे अपने टेस्ट ट्यूब में कि कितना लार उसका निकला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है उसने जो दो चीजें इसमें बताई कि ये सबसे पहले था एक UCS या अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, यहां पर भोजन है, और उसके बाद हमें इसमें मिलता है UCR या अनकंडीशनल कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि क्या है, लार आना। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में आगे क्या किया कि जैसे ही खाना आने वाला है उससे जस्ट 0.5 सेकंड या 1 सेकंड पहले एक घंटी बजाना शुरू किया। तो अब क्या होता था, घंटी बजती थी और उसके बाद भोजन आता था। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने जब ये रिपीट करते रहे, ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब उन्होंने क्या किया, जो UCS है अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसके साथ एक CS या कंडीशनल स्टिमुलस भी जोड़ दिया। ठीक है ना, और कंडीशन जो स्टिमुलस था यहाँ पर वो क्या था, घंटी थी। ठीक है ना, घंटी प्लस भोजन, समझ रहे हो ना, क्योंकि घंटी बजाने के बाद अब भोजन आता था, और अब जो वो स्टिमुलस था जो दिया गया है पहले, वो है घंटी बजा, तो ये क्या है, CS है या कंडीशनल स्टिमुलस। समझ गए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने अब भोजन को हटा दिया, इसमें से उन्होंने क्या किया, अब इससे आगे देख लीजिए कि अब क्या उन्होंने चाल करी। उन्होंने क्या किया कि जो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था इसको हटा दिया, केवल इसमें अब रह गया कंडीशनल स्टिमुलस जो कि घंटी, और उसके बाद भी इसमें जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यानी कि लार आना। समझ गए। और लार जो है वो वापस से कैलकुलेट किया तो वो उतना ही आता था। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये निष्कर्ष पर इस प्रयोग के माध्यम से पहुंचे कि जो अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, यहां पर क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, यहां पर लिख देता हूं मैं, अस्वाभाविक उद्दीपक, इससे भी क्या होता है, जो स्वाभाविक जो अनुक्रिया है वो प्राप्त की जा सकती है। इससे भी क्या प्राप्त की जा सकती है, स्वाभाविक अनुक्रिया प्राप्त की जा सकती है। समझ गए, क्योंकि ये जो स्टिमुलस था यहाँ पर, ये क्या था, एक अनकंडीशन था, अस्वाभाविक था उद्दीपक, और उससे हमने एक तरह से स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना वो प्राप्त। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि जो पावलोव है उसने कौन सा प्रयोग किया और उसका क्या निष्कर्ष निकाला। अब जो दूसरा इसमें प्रयोग हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वॉटसन के द्वारा। दूसरा जो प्रयोग हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, वॉटसन ने जो प्रयोग किया वो अपने 11 माह के बच्चे के ऊपर किया, जिसका नाम था अल्बर्ट। ठीक है, 11 माह का बच्चा जो है वो था अल्बर्ट, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया वॉटसन ने। तो वॉटसन ने क्या किया, वॉटसन ने लिया है, जो प्रयोग किया वो किया एक खरगोश के ऊपर। उन्होंने अपने बच्चे को एक खरगोश दे दिया खेलने के लिए। खरगोश के जो बाल थे वो कैसे थे, मुलायम थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, बच्चा जाहिर सी बात है उसके साथ खेलता था, उसको गुदगुदी करता था, तो बच्चा उसके साथ रोज खेलने लगा। ऐसा उन्होंने कई दिन तक करने दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब खरगोश जो है, जैसे ही बच्चा खरगोश को छूने जाता था उससे पहले वो निकालते थे एक डरावनी आवाज, और तब उसको वो बच्चा जो है वो खरगोश को छूता था।
ठीक है ना। इस तरीके से बच्चा जो है वो उसके अंदर एक भय आ जाता था, एक दहशत सी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती थी कि जैसे अब जब भी वो खरगोश को छूता तो उससे पहले वो डरावनी आवाज आती थी। अब कुछ दिनों में उन्होंने क्या किया कि ये जो डरावनी आवाज है ये बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो खरगोश को देख छूने पर बच्चा जो है वो डरने लग गया। यानी खरगोश जैसे ही उसके नजदीक आता या वो खरगोश को छूता उसके अंदर एक भय आ गया, भय उत्पन्न हो गया, एक दहशत उसके अंदर आ जाती थी। और जब आगे आगे ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो न केवल खरगोश बल्कि खरगोश जैसे और कोई भी जो जानवर थे जिनके बाल मुलायम थे इस तरीके के, उनको देखकर भी वो डरने लग गया, उसके अंदर एक दहशत पैदा होने लगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया कि जो एक अनकंडीशनल यहाँ पर स्टिमुलस था, यहाँ पर ये अस्वाभाविक उद्दीपक, उसको हटा लेने के बाद अस्वाभाविक जो उद्दीपक यहाँ पे क्या था, डरावनी आवाज, उसको हटा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अस्वाभाविक रिस्पॉन्ड था, रिस्पॉन्ड क्या था, डर लगना, वो डर लगना रिस्पॉन्ड वाकई में किस चीज से था, आवाज से था, डरावनी आवाज से, लेकिन डरावनी आवाज तो हटा ली गई, उसके बावजूद भी जो रिस्पॉन्ड है वो किससे जुड़ गया है, उस खरगोश से जुड़ गया है, जो कि एक समझ लो आप उसको ये कह सकते हैं कि वो क्या है, एक अनुक्रिया है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम उन्होंने क्या किया कि ये अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत है, यानी कि जो अनुक्रिया है वो किससे जुड़ गई है, उद्दीपक से जुड़ गई है। इसका दूसरा नाम है अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। उसका जो रिस्पॉन्स है वो किससे जुड़ गया है, उस अनुक्रिया से जुड़ गया है जो कि अस्वाभाविक है। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कि कैसे उन्होंने जो है वो जो डरने की आवाज है वो हटाने के बाद भी जो रिस्पॉन्स है बच्चे का वो किससे जुड़ गया है, वो उस खरगोश से जुड़ गया है, उसके अंदर एक भय पैदा हो गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो दोनों ही एक्सपेरिमेंट किए गए पावलोव के द्वारा कुत्ते के ऊपर और वॉटसन के द्वारा अपने बच्चे के ऊपर, इन दोनों ही जो सिद्धांत है उनसे क्या फाइनली इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने वही निष्कर्ष निकाला जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उससे भी जो है वो स्वाभाविक जो है क्या अनुक्रिया उत्पन्न की जा सकती है या स्वाभाविक रिस्पॉन्स पैदा किया जा सकता है। और इसका जो महत्व है, शैक्षिक महत्व, अब वो क्या है, तो शैक्षिक अगर महत्व की बात करें तो इसका शैक्षिक महत्व है सबसे पहले बच्चे के अंदर भय, प्रेम, घृणा जैसी भावनाएं विकसित करने के लिए ठीक है। दूसरा, बच्चे में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आदतों का निर्माण। तीसरा जो है वो कहते हैं इसमें अभिवृत्ति या एटीट्यूड का विकास, एटीट्यूड बोले तो पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है ना। और चौथा इसका यूज हो सकता है कि जो बच्चे क्या है मानसिक रूप से जो है वो एक तरह से उनको बोल सकते हैं अनस्टेबल या अस्थिर बच्चों के समस्या समाधान। तो इस तरीके से इसके जो है वो वेरियस यूजेस जो है वो होते हैं। शिक्षा में डायरेक्ट तो कोई रूल नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बालक के व्यवहार को समझने में इस सिद्धांत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सिद्धांत को सीटीपी के अंदर रखा गया है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो क्या चीज है। कंडीशनिंग मतलब एक तरह से वो
अनुक्रिया, अनुबंधन अनुक्रिया इसीलिए बोला गया है इसको कि जो है वो किस तरीके से जो उद्दीपक है उसकी सहायता से अनुक्रिया को पैदा किया जाता है, रिस्पॉन्स को पैदा किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है स्किनर का सिद्धांत, ठीक है ना। तो स्किनर की जो थ्योरी है उसके और नाम भी हैं, जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसका नाम। दूसरा अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है और इंग्लिश में इसको याद रखना ज्यादा आसान है क्योंकि एक ही नाम है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो आपको ये सब नाम अगर आए तो ये याद रखना है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशन जो थ्योरी है वो किसने दी है, आपका BF स्किनर ने। ये क्या थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इतना हो गया। इस थ्योरी को हम ऑलरेडी जानते हैं किसके नाम से, RS थ्योरी, रिस्पॉन्स आपका स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उससे डिफरेंट है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ऑपरेंट कंडीशंस है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मानव व्यवहार है वो स्किनर के अनुसार क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो व्यवहार है वो है आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर, रिस्पोंडेंट बिहेवियर का मतलब है कि जो किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, जो किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए कि जो इससे पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब भोजन आता है तो तब उसके मुंह में क्या आता है, लार आता है। यानी कि जब कोई उद्दीपन होता है तब क्या होता है, उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्ड होता है, उसका जो है वो अनुक्रिया उसके अंदर होती है। तो ये बिहेवियर है रिस्पोंडेंट बिहेवियर। दूसरा जो बिहेवियर है वो है आपका ऑपरेंट बिहेवियर, यानी कि जो बिना किसी उद्दीपक या स्टिमुलस के होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हाथ पांव चलाना, हाथ पैर चलाना, जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स है, यानी इनमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार की स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं है, वो जो व्यवहार है वो ऑपरेंट बिहेवियर का है। तो जो अपनी थ्योरी है उसके अंदर जो है स्किनर ने इसी ऑपरेंट बिहेवियर को क्या माना है कि ये सीखने का मूलभूत सिद्धांत है। और व्यक्ति जो है वो क्या मानते हैं अपने सिद्धांत में कि व्यक्ति, स्किनर जो है वो कहते हैं कि उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए बल्कि
पहले अनुक्रिया को करने देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्किनर कहते हैं कि उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अनुक्रिया होनी चाहिए। फिर पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। और पुनर्बलन भी उन्होंने दो प्रकार का बोला, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के पुनर्बलन की बात की। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसके अंतर्गत आता है आपका पुरस्कार, शाबाशी, और नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट है उसके अंदर आता है दंड कर देना या निंदा करना। तो जो स्किनर है वो मानते हैं कि पहले जो है वो क्या होना चाहिए, बच्चे को अनुक्रिया करने दो, रिस्पॉन्स करने दो, उसके बाद जो है जब वो उसको करने लग जाए तब क्या दो, आप स्टिमुलस दो या पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट को दो। ठीक है ना। और रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं भाई। अगर आप अनुक्रिया को ज्यादा अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा, पुरस्कार दीजिए, शाबाशी दीजिए, उसको काम को अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या उसकी निंदा करेंगे तो वो उस काम, उस अनुक्रिया, उस रिस्पॉन्स को नहीं करेगा या उसको करने के लिए क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने जो है वो प्रयोग कौन सा किया। तो जो प्रयोग था स्किनर का वो, उसके लिए उन्होंने एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स है सपोज इस तरीके से, ये बॉक्स है। इसको उन्होंने बोला कि ये इसका नाम है स्किनर बॉक्स। इस स्किनर बॉक्स के अंदर यहाँ पर दीवार से एक क्या हुआ था, लीवर लगा हुआ था यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर अंदर एक क्या है, चूहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चूहा है, सफेद चूहा। और इस चूहे, ये जो लीवर है इसको दबाने पर क्या होता है, यहाँ पर खाने की ऐसी गोलियां आती हैं। ठीक है ना, खाने की गोलियां। ठीक है, तो क्या होगा, जो चूहा है उसको हालांकि खाना नहीं दिख रहा है लेकिन चूहा अंदर भूखा है। चूहा जो है वो अंदर जो है वो क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करेगा वो इधर उधर, पहले उसने देखा कि क्या किया, उसने उसको काटने की कोशिश की जाल को, फिर काटने नहीं सका तो इधर उधर उसको सूंघता रहा, दीवार पे कूदता रहा। और अचानक से जब उसका पांव इस लीवर पर पड़ गया तो अचानक से जो है वहां से जो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है उससे क्या हो, वो खाने की गोली अंदर आ गई और उसने खा लिया। फिर ऐसे करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि अब जो है चूहा क्या करता है, धीरे धीरे वो गलतियां कम करता जा रहा है। अब वो इधर उधर नहीं झांक रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो है वो सीधे लीवर को प्रेस करता है और वहां से गोलियां आती हैं और उसको खा जाता है। तो इस तरीके से उसने जो है वो लीवर को दबाने की अनुक्रिया सीख ली, है ना। लेकिन यहां पर जो है वो अंतर थॉर्नडाइक के सिद्धांत से कहां आया अंतर। थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसमें क्या हुआ
कि जो मछली है उसको बाहर रखा हुआ था और वो मछली जो है वो उस अंदर रखे हुए जानवर को दिख रही थी, यानी कि वो उसको जो स्टिमुलस था वो उसके सामने था और वो स्टिमुलस को देखकर क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर जो है उसको खाने की गोलियां नहीं दिख रही, यहाँ पर केवल वो क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है RS, यानी पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। RS के अंदर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उस चूहे को रिस्पॉन्स करने दिया, जब उस चूहे ने रिस्पॉन्स को किया तब धीरे धीरे वो कई प्रयासों के बाद जो है वो सफल हो पाया और अचानक से गोलियां आ गई और वो उस क्रिया को कुछ दिनों में सीख गए। ठीक है ना, तो यहाँ अंतर आ जाता है, यानी कि जो SR थ्योरी है उन्होंने उसको RS में बदल दिया, किसने, स्किनर। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से इसमें क्या अंतर आया है। ठीक है, तो ये है आपका। फिर इन्होंने जो बताया कि इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब उन्होंने बोला कि जब अनुक्रिया होने लग जाए तो उसके बाद जो है वो आप जो है बच्चे को स्टिमुलस देना शुरू करो। और स्टिमुलस या रीइंफोर्समेंट उन्होंने शब्द यूज किया। जो रीइंफोर्समेंट है वो भी 4 प्रकार से देना होता है, दे सकते हैं। एक तो होता है सतत पुनर्बलन, ठीक है। दूसरा होता है निश्चित अंतराल में, तीसरा होता है निश्चित अनुपात में, और चौथा होता है परिवर्तनशील। इसका मतलब हुआ कि हमें पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन होता है, तो कि लगातार आप जो है रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा होता है निश्चित अंतराल में पुनर्बलन, यानी कि कुछ टाइम बाद आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पुनर्बलन देते रहो या उसकी शाबाशी या उसको हौसला अफजाई करते रहो, चाहे वो फिर इनाम देके हो या कुछ और देके हो। ठीक है। तीसरा होता है निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में का मतलब होता है कि पुनर्बलन ऐसा होना चाहिए कि जिस हिसाब का काम है उसी हिसाब का उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाए। अगर उसने एक कठिन सवाल को हल किया तो उसके लिए उसको उसी लेवल का रिइंफोर्समेंट, अगर उसने केवल आसान से सवाल का जवाब दिया है तो उसके लिए उसको सामान्यतः जो है रिइंफोर्समेंट दिया जाए। और चौथा परिवर्तनशील जो है पुनर्बलन दिया जाए, यानी क्या हो, चेंज होता रहे। कभी उस हर दिन अगर उसको गुड ही दिया जाएगा तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका जो रीइंफोर्समेंट है वो चेंज होता रहना चाहिए। कभी उसको कुछ टॉफी दे दी, कभी अच्छे नंबर दे दिए, कुछ भी, मतलब इस तरीके से वैरायटी ऑफ जो है रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, ताकि वो क्या हो, कार्य को करने के लिए या अपने काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है ये BF स्किनर दी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से इतना काफी हो गया। और जहां तक इसका शैक्षिक यूज है, तो शैक्षिक जो यूज है उसमें वही है कि बच्चे के जो अंदर आदतों का, अच्छी आदतों का निर्माण, ठीक है, उसके लिए ये जो है वो स्किनर का सिद्धांत यूज होता है। दूसरा ये इसमें एक और चीज है कि ये सिद्धांत बताता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इस पर जोर देता है सिद्धांत। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब होता है कि किसी भी बड़े कार्य को क्या हुआ, उसको छोटे छोटे कार्यों में तोड़ देना, उसको कहते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। यानी कि अगर कोई बड़ा सिलेबस है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर पढ़ाना। अगर कोई बड़ा टॉपिक है या कोई बड़ी सी एक अवधारणा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझाना, तो वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो भी जो है वो इसी सिद्धांत स्किनर की थ्योरी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये कोहलर का सिद्धांत समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो थ्योरी है वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कोहलर का अंतर्दृष्टि
सिद्धांत, इसको हम कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इतने सारे नाम है इसके। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्यों कहा जाता है? जो गेस्टाल्ट वर्ड है वो क्या है? जर्मन वर्ड है गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवाद है वो अपने आप में एक क्या है? संप्रदाय है। और इस संप्रदाय की जो सिद्धांत है उनको मानने वाले क्या कहलाते हैं? गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसकी जो शुरुआत है वो 1920 में जर्मनी में 3 लोगों ने की थी। और उन 3 लोगों में अगर बात करें तो कौन कौन थे? अगर हम 3 लोगों की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं गेस्टाल्टवाद के, वो है मैक्स वर्दीमर प्रवर्तक है। प्रयोगकर्ता जिन्होंने प्रयोग किया वो है आपके कोहलर। और तीसरे थे इनके सहयोगी जिनका नाम है आपका कोफ्का। ठीक है, इस तरीके से ये 3 लोग हैं जो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसको चलाने के एक तरह से इनको बोल सकते हैं कि इन्होंने शुरू किया। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है वो सूझ का सिद्धांत दिया गया, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके लिए जो है प्रयोग जो किया वो कोहलर ने किया। तो कोहलर ने इसके लिए 2 प्रयोग किए। कौन कौन से 2 प्रयोग किए समझ लेते हैं। कोहलर ने जो अपना प्रयोग किया वो एक चिंपैंजी के ऊपर किया जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? एक छत है उससे ये केला इस तरीके से टांग दिया। ठीक है, और यहाँ नीचे पे वो चिंपैंजी है, कमरे के अंदर घूम रहा है, इसको बंद कर दिया। यहाँ अंदर क्या रख दिए? छोटे छोटे बॉक्स रख दिए इस तरीके से। तो अब क्या होगा? जब यहाँ अंदर चिंपैंजी जो है वो सुल्तान घूम रहा है, उसको क्या है? उसको भूख लगी है, तो ये केले उसको खाने का मन कर रहा है। तो आप सुल्तान ने क्या किया? उछल कूद करना शुरू किया, यहाँ से कूदा इधर से कूदा, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ और लास्ट में थक कर बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो उसने क्या किया? ये डब्बे देखे और इन डब्बों को क्या किया? ऐसे आपस में इस तरीके से जुड़ा लिया और यहां तक पहुंच गया और केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसके अंदर अचानक से एक क्या हुई? सूझ पैदा हुई और उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया और तुरंत ही इस तरीके की युक्ति अपना ली और केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो भी इसी पे था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, और वो उसमें भी केले को टांग दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो कमरा है उसके अंदर क्या रखी गई? इस प्रकार की 2 छड़ें रख दी गई। एक पतली छड़ थी, एक मोटी छड़ थी। यहाँ पर ये फिर से सुल्तान है। वापस से इसने क्या किया? इन केलों को निकालने की कोशिश की। पहले इस छड़ से निकालने की कोशिश की, फिर इस छड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। फाइनली क्या हुआ? वो उनसे खेलने लग गया और खेलते खेलते ही वो जो छड़ें थी वो आपस में जुड़ गई। तो जब वो छड़ें आपस में जुड़ गई तो क्या हुआ? अब वो लंबी हो गई, तो उसने क्या किया? उससे उछल के बनाना को निकाल दिया, केले को निकाल दिया और खा गया। अगली बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसने फिर ये जो छड़ी है इसका डायरेक्ट यूज किया, डायरेक्ट दोनों को जुड़ा दिया और केले को निकाल दिया। इस तरीके से क्या हुआ? अब उसने उस लर्निंग को सीख लिया, उसके अंदर उसकी सूझ पैदा हो गई। तो इसके आधार पर जो है वो फाइनली जो है आपके
ये आपके कोलर हो गए। इन्होंने जो है वो निष्कर्ष निकाला कि जो बालक है वो भी क्या है, इसी तरीके से सीखते हैं। वे प्रयास व त्रुटि, जो कि किसने बोला था, थॉर्नडाइक ने, से नहीं बल्कि किससे सीखते हैं, सूझ से सीखते हैं। सूझ से सीखते हैं, यानी कि उनके अंदर अचानक से किसी काम को सीखने की जो सूझ है वो पैदा हो जाती है और वो उस दिन से उसको सीख जाते हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने बोला था। दूसरा जो है वो स्किनर ने, कोलर ने और क्या बोला अपने सिद्धांत में, कोलर ने बोला ठीक है, इस सिद्धांत को जो है वो समग्राकार या संपूर्ण आकृति सिद्धांत भी कहा जाता है। संपूर्णाकार सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया। फिर इसमें एक चीज बोला है कि इस समाधान, जो ये प्रयोग है इसके लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। ठीक है ना, परिस्थितियों में समस्या होनी जरूरी है और इसी जो सिद्धांत है उसमें जो है वो समस्या समाधान और आपका विश्लेषण विधि का जन्म दिया या उसको बताया। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के जो कोलर की अंतर सिद्धांत है उसमें अंतर्दृष्टि का क्या मतलब है, इंसाइट, कि व्यक्ति जो है वो अपनी इंसाइट का प्रयोग करके, अपनी सूझ का प्रयोग करके क्या करता है, अचानक उसके सामने जो आने वाली समस्या है उनको सॉल्व कर लेता है। और जब वो उसको सॉल्व कर लेता है तो उसके अंदर उस चीज की एक तरह से उसके लर्निंग या अधिगम पैदा हो जाता है। उस दिन से वो चीज वो सीख जाता है, क्योंकि देखा उसने कि कैसे चिंपैंजी ने पहले दिन तो छड़ी अचानक से जुड़ गई, उसके अंदर सूझ पैदा हो गई, अगले दिन से वो छड़ी को सीधे जुड़ा के उसको तोड़ने लग गया। तो इसका मतलब अब उसके अंदर उस चीज को लेके समझ पैदा हो गई, सूझ पैदा हो गई। ठीक है, तो ये है आपका। इसमें एक चीज ये भी है कि कैसे मतलब बालक जो है वो अपने आप को सूझ का प्रयोग करके नवीन परिस्थितियों में ढालता है। और शैक्षिक महत्व भी इसका यही है कि कैसे व्यक्ति जो है वो नवीन परिस्थितियों में बालक जो है अपने आप को समायोजित करता है और समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, तो भाई ये है। तो कुल मिला के आज हमने जो है बहुत सारे सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आप समझ चुके हैं कि इनमें अंतर क्या है। जो वॉटसन और पावलर का सिद्धांत है वो क्या, किस पर बेस्ड है कि पहले जो है वो स्टिमुलस दिया जाएगा, फिर रिस्पॉन्स होगा, और कंडीशन रिस्पॉन्स, कि कैसे कंडीशनिंग यूज करके रिस्पॉन्स को प्राप्त किया जा सकता है। और अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स है, अस्वाभाविक जो स्टिमुलस है, उसकी सहायता से आप स्वाभाविक अनुक्रिया को प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्किनर है वो अब नए तरीके से आए, उन्होंने जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पलट के आरएस सिद्धांत को एसआर सिद्धांत को पलट के आरएस कर दिया। उन्होंने जब पहले जोर दिया किस पर, कि पहले आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, फिर स्टिमुलस दिया जाना चाहिए या उसका पुनर्मनन दिया जाना चाहिए। फिर फाइनली कोलर आए, कोलर ने क्या किया, इनसाइट्स का यूज करके जो है वो चीजें सही करने की बात की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना। ये सारे जितने भी थ्योरी मैंने आपको बताई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीनों और जो चौथी मैंने बताई वो किसकी है, थॉर्नडाइक की। ठीक है ना, तो ये लर्निंग थ्योरी में ये 4 थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए या इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके जो नाम है अलग अलग वो भी पता होने चाहिए और किसमें किस पर प्रयोग हुआ ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आगे आने वाली क्लासों में हम जो और बची हुई थ्योरियां हैं 2-3 वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ठीक है ना, सतत विकास क्या होता है, और आपके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे एनसीएफ हो गया, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार आरटीई, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और क्लास को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।